अगर हो सके तो आप इस समरी लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी में जहां मैं बोलूंगा उस वाले टॉपिक को आप एनसीईआरटी से कीजिएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, अगर कोई लूज करेगा तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाईएस्ट और लोएस्ट कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि एक ही रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट दे रहा है। ये 30 कंपाउंड्स आपको मिनिमम प्रैक्टिस करके रखने हैं। इनमें वो सारे वेरिएबल्स होंगे जिससे आपको हर एक चीज रिवाइज करा दी जाएगी। क्लोरीन है तो क्लोरीन अगर +7 पे है तो हमेशा क्या होगा सर, वो हमेशा खुद को रिड्यूस करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर कर दीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो भैया कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया। तो आज एक छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा समरी लेक्चर है क्योंकि चैप्टर ही छोटा सा है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर का भाई सच पूछो ना तो मेरे से कोई इंपॉर्टेंस पूछे तो इस चैप्टर को फिजिकल के यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते पाते हम लोग, क्योंकि छोटा सा आएगा बहुत, मतलब 10 पेज का मुझे लगता है, 10-12 पेज का है शायद। ठीक है, 10-12 पेजेस में खत्म हो जाता है ये चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर का 3 जगह यूजेस बहुत खतरनाक होते हैं। 3 जगह यूजेस बहुत, फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन सब जगहों पे फिर से वही रिडक्शन ऑक्सीडेशन यूज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। दूसरा D&F ब्लॉक में यूज होगा बहुत खतरनाक तरीके से, क्योंकि यही जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग है। और तीसरा D&F के बाद तीसरा, आज के टाइम पे अब हाइड्रोजन चैप्टर अब सिलेबस से बाहर है, लेकिन हाइड्रोजन की रिएक्शंस या कहीं भी P ब्लॉक में अगर बोले जाए कुछ रिएक्शंस में तो वहाँ यूज हो जाएगा। तो फिजिकल में तो है ही है, प्लस ये रिएक्शंस कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्प्रोपोर्शनेशन, इन सब के एग्जांपल्स ऑर्गेनिक में भी आ जाते हैं। तो ये सब जगह, मतलब ये चैप्टर ना एक टाइप से बोल सकते हैं कि 11th फिजिकल का लास्ट चैप्टर होता है, लेकिन 12th की जो फिजिकल का सबसे अच्छा चैप्टर है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका सबसे टॉप मोस्ट चैप्टर में हेल्प करने का काम आता है। दूसरा D&F ब्लॉक 12th क्लास में या P ब्लॉक क्लास समझ में आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन हाँ, इसको समरी फॉर्म को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर इस चैप्टर को करने के लिए, इसके कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का जो इन टेक्स्ट है, मतलब जो अंदर के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अंदर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में मैं लिख भी दूंगा कि एनसीईआरटी करना ही करना है। अगर हो सके तो आप इस समरी लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी में जहां मैं बोलूंगा उस वाले टॉपिक को आप एनसीईआरटी से कीजिएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे उतने एग्जाम्पल्स नहीं दे सकता। आप वहां से ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल्स डायरेक्ट नीट में आते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज का समरी लेक्चर है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन में फिर से वही कहानी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला दिया जाए तो इसी से हमारा क्या बनता है? रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। रिडक्शन किसको बोलते हैं और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, इसके बारे में 2 कॉन्सेप्ट हैं, क्लासिकल या ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां हाइड्रोजन ऐड होगा उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। जहां ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ओल्ड कॉन्सेप्ट को ही देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऐड होने को, रिमूवल को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के सर ऐड होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसी सेम चीज को ना बस लिखने का तरीका अलग किया गया है। एग्जाम हॉल में हो सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ना पूछ के इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रिस्पेक्ट में पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहां पर देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। सर यहां पर हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहां पर देख लो, हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी का अपोजिट यहां पर ये लाइंस भी आपको यूज करनी है। नया कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यार ये सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ो, किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। और उसके लिए 2 कॉन्सेप्ट आए, क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, अगर कोई लूज करेगा तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज कर रहा है, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो भी आप रिडक्शन कर रहे हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो भी आप क्या कर रहे हैं? तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी हमारा जो नया कॉन्सेप्ट बना वो आज के टाइम पे यही नया कॉन्सेप्ट है। ये क्लास 10 तक चलता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट क्या है कि सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट, या फिर हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। यही है हमारे लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यही है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में
ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बेसिक डेफिनेशन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रही हो उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोल दिया जाएगा, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोल दिया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं? ध्यान सुनिएगा, एक इमेजिनरी या रियल चार्ज होता है, मतलब इमेजिनरी भी हो सकता है क्योंकि रियल में एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है हर एक के ऊपर, इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि इमेजिनरी है या रियल है, ये इमेजिनरी और रियल दोनों हो सकता है। किसके ऊपर? एक एटम के ऊपर डिफाइंड होता है। जब भी मैं कहीं बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, तो इसका मतलब क्रोमियम के एक एटम पे इतना चार्ज होगा, ठीक है। ये कभी नहीं कि 2 एटम होंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 एटम होंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का लिया जाता है। ये एक रिलेटिव चार्ज है, मतलब सर यहां पर हो सकता है किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का -2 हो, बट किसी कंपाउंड में जाएंगे -1 हो जाएगा, किसी कंपाउंड में जाएंगे +1 हो जाएगा। तो ये क्या है? एक रिलेटिव चार्ज है। और रिलेटिव चार्ज किस पे डिपेंड करता है? बॉन्डेड एटम्स। मतलब हो सकता है ना ऑक्सीजन किसी और से बॉन्डेड होगा तो -2 दिखाएगा, किसी और से बॉन्डेड होगा तो +2 दिखाएगा। तो ये सब कुछ लाइंस हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? सर एक इमेजिनरी या रियल चार्ज है जो किस पे डेवलप होता है? किसी एटम अगर कहीं कंबाइन कर रहा है या किसी से रिएक्शन कर रहा है तो। रिलेटिव चार्ज है क्योंकि हर एक जगह पे डिपेंड करता है किससे बॉन्ड बना रहा है, कैसे बॉन्ड बना रहा है। जैसे देखो ना, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अगर रूल्स की बात की जाए तो कुछ बेसिक रूल्स है। जैसे सर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जैसे अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये हमेशा क्या शो करते हैं? +1। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो हमेशा क्या शो करेंगे? +2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये हमेशा क्या शो करेंगे? +2। जिंदगी में कसम खा लेते हैं कि भैया मुझे हमेशा +2 ही शो करना है, ये इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये हमेशा क्या शो करेंगे? +2 ही शो करेंगे। क्या शो करेंगे? +2 ही शो करेंगे। तो ध्यान से देख लेना अपने पास रूल नंबर 1 क्या कहता है। अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अल्कली मेटल ग्रुप 1 में हाइड्रोजन नहीं आता, हम हाइड्रोजन अल्कली मेटल को नहीं काउंट करते। हाइड्रोजन थोड़ा अलग नखरे दिखाता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर भाई साहब देखोगे तो हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो -1 दिखाएगा, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा ये ले लेगा। और अगर नॉन मेटल के साथ है तो +1 दिखाएगा। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ क्या दिखाएगा? +1 दिखाएगा। एक चीज और, अगर अपने ही एटम से बॉन्डेड है, अपने ही एटम से बॉन्डेड है, होमोएटॉमिक है, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन इट्स स्टैंडर्ड और एलिमेंटल स्टेट। आपको बोले स्टैंडर्ड और एलिमेंटल स्टेट, सर आपको थर्मोडायनेमिक्स में रिवाइज कराया गया है। किसी का स्टैंडर्ड स्टेट मतलब रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटल इन देयर सॉलिड स्टेट इज नोन एज स्टैंडर्ड स्टेट। अगर आप अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हैं तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये देख लो कुछ रूल्स, ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने के कुछ रूल्स। अगर कोई आयन है या कोई चार्ज एटम है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। कोई ये चार्ज एटम है या कोई आयन है, जैसे Fe+2 लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2। Fe+3 लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3। तो याद रखिएगा। दूसरा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 18 कैसे निकालते हैं? तो G-18 to G-10, मतलब इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ग्रुप नंबर -18 टू ग्रुप नंबर -10 यहां तक चलता है। एक्सेप्शन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड पीरियड 2 के एलिमेंट्स। ये आपको इनऑर्गेनिक में मिलता है कि पीरियड 2 के एलिमेंट्स जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब कुछ लिमिटेशन के साथ होते हैं। अदरवाइज बाकी लोग नॉर्मल देखोगे। ग्रुप 13 की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कहां से जाएगा? 13 - 18 -5 से लेके +3। ग्रुप 14 कहां से कहां जाएगा? -4 से +4। ये इनका रेंज होता है, यहां से यहां तक शो करते हैं, इनको रटना नहीं है। अब ग्रुप 18 को देखोगे सर, ग्रुप 18 में कोई बोलेगा सर उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जेनॉन का, रेडॉन के कुछ कंपाउंड्स बने हैं जहां पे जेनॉन +2 है, +4 है, +6 है, ये सब कुछ शो कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर का देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर का एक रेंज होता है। कहां से कहां? -5 से +3, -4 से +2। ये कहां से कहां फ्लक्चुएट करता है? ग्रुप -18 तो ग्रुप -10, एक्सेप्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड पीरियड 2 एलिमेंट्स। अब कोई बोले सर ऑक्सीजन 6 दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ऑक्सीजन +6 कभी दिखा ही नहीं सकता। हाँ, ऑक्सीजन -2 दिखाता है, -1 दिखाता है, +1 दिखाता है, वो होगा पक्का। तो ये रूल नंबर 5।
ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्लास में बताया है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इन जनरल बोल रहा हूं इसका मतलब उस टाइम पे उसका काउंट नहीं करना है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर काउंट नहीं करना, किसी और का काउंट करना है तो ऑक्सीजन का हमेशा आप क्या लोगे, -2। इन जनरल का मतलब क्या होता है कि सर आप जब इसका काउंट नहीं करोगे तो क्या लोगे, -2। ऐसे ऑक्सीजन -1 -1/2 0 +1 +2 सब कुछ दिखा सकता है। ये देखो ना, O-1 O2 -2 O -1/2 ये सब कुछ पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन +1 भी दिखा सकता है, +2 भी दिखा सकता है। लेकिन हाँ अगर ऑक्सीजन का नहीं काउंट करना है तो भैया ऑक्सीजन का हमेशा क्या लोगे, -2। ऑक्सीजन मोस्टली किस केस में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, ऑक्साइड के फॉर्म में। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का एक केस है, ऑक्सीजन का एक स्पेशल केस आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा रूल नंबर 6 क्या कहता है कि सर इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -2 होगा, ऑक्साइड बाकी -1 -1/2 0 +1 सब कुछ शो करेगा। रूल नंबर 7 अगेन इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, जब हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है तो आप कितना लोगे, -1। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन नहीं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैन शो +1 +3 +5 +7, ऑब्वियस है इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये सब शो हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनके ऊपर आप ना सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो। जैसे अब मान लो किसी कंपाउंड का निकालना है तो सिंपल सा याद रखना उनका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने भी एटम्स दिए गए हैं सबका सम ऐड करोगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 0। इसी के ऊपर हम सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, सारे के सारे आपने क्लास में किया भी होगा, ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चंस हमने क्लास में करे भी हैं, उसमें देखा होगा अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 0 होगा। अगर चार्ज मॉलिक्यूल है तो उसमें किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज के इक्वल हो जाएगा। अगर चार्ज मॉलिक्यूल है मान लो MnO4- लिखा है तो उसमें क्या हो जाएगा, सबका सम मिला के कितना हो जाएगा, चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 8 कहलाता है। रूल नंबर 8 ये है। अब सर ये देखिएगा कुछ लोगों का ये सारा कुछ हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, कोई अगर डायरेक्ट इसमें आ गया है किसी और आप थोड़ा क्लास देख के आए होंगे तो आपको सब कुछ रिलेट होगा, अगर अपनी कॉपी देखेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ अगर डायरेक्ट आए हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसे है, अब किसी और का कुछ और तरीका होगा तो दिक्कत आ जाएगी। मैंने बताया था कुछ लोगों का, खासकर कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्रोमियम, इन लोगों का आपको जब भी करना है इनके स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करना है। मतलब इनके केस में क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसमें क्या हो जाएगा, मान लो एक बॉन्ड है तो इसका ए का ज्यादा है तो -1 इस पे +1, ए का ज्यादा है डबल बॉन्ड है तो इस पे -2 इस पे +2, ए और बी का है 3 बॉन्ड है -3 इस पे +3। तो याद रखिएगा रूल नंबर 9 क्या बोला जाता है, -1 +1 क्या बोलता है, किसी का स्ट्रक्चर से भी आप निकाल सकते हो। आपको क्लास में कराया गया है। आज कुछ इंपॉर्टेंट इस समरी लेक्चर में आया है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ एग्जांपल्स मैं हाईलाइट करके आपको दे दूंगा, आप उसको प्लीज प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में उसके आसपास की चीजें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर और किसी के स्ट्रक्चर से, खासकर इन लोगों के कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्रोमियम, इन लोगों का तो स्ट्रक्चर देख के ही निकालना है आपको, इन लोगों का तो स्ट्रक्चर से ही निकालना है, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को। मतलब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कभी किसी का नहीं आएगा, कभी भी कोई चार्ज -1 -2 -3 आता है, कभी -2.5 चार्ज नहीं आता। लेकिन कहीं आ रहा है इसका मतलब वो कुछ नहीं, वो क्या कर रहा है, वो एवरेज कर रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताया जा रहा है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स अपनी क्लास में देख के बैठे हुए हैं वहां पर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, ऑलरेडी आप इनऑर्गेनिक में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12 में पढ़ते हो तो वहां पता चल जाता है कि भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेम ऊपर के जितने रूल्स हैं वो सब कुछ अप्लाई होते हैं, थोड़ा लिगेंड्स ऐड हो जाते हैं। लिगेंड्स मतलब जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो आपको पता चल जाता है। रूल नंबर 12, इन केस ऑफ एलॉयज या एमलगम फॉर्मेशन, एलॉय का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एलॉय इज नथिंग मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय में मेटल्स आपस में रिएक्शन नहीं करते। अगर कहीं सोडियम कॉपर जिंक एलॉय लिखा है तो कॉपर और जिंक आपस में रिएक्शन नहीं करते, बस मिक्स कर रहे हैं एक प्रोपोर्शन में ताकि वो एक नई प्रॉपर्टी दिखा पाए। तो एलॉयज में क्या होता है, किसी की कोई कंपाउंड नहीं बनता तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या रहता है, 0 रहता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या रहता है, 0 रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बेसिक 10-12 रूल्स हैं जिनके ऊपर ही पूरा का पूरा आप सारी की सारी आपने ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस सारे के सारे इन्हीं 10-12 रूल्स पे किए हुए हैं।
आप क्लास की कॉपी देखेंगे आपको पता चल जाएगा। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो यहाँ मैं लिस्ट बना के लाया हूं, ये 30 कंपाउंड्स आपको मिनिमम प्रैक्टिस करके रखने हैं। इनमें वो सारे वेरिएबल्स होंगे जिससे आपको हर एक चीज रिवाइज करा दी जाएगी। सर यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के भी एग्जांपल्स हैं, सबके एग्जांपल्स डाले गए हैं। मैं ये चाहता हूं अगर आप समरी लेक्चर सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, आपने पूरा चीजें याद है, अपने नोट्स के साथ पलट रहे। समरी लेक्चर पढ़ने का दो तरीका है, एक तो है कि चलो देख लेते हैं टीचर क्या कहना चाहता है, एक होता है कि भैया चलो यार मैं भी साथ साथ में अपने नोट्स पलटता हूं। अगर आप नोट्स देखेंगे, आप चीजों को अटेंड करेंगे, आप एक काम कीजिए, रफ पेज लीजिए, उन सब पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर लीजिएगा, सब पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कीजिएगा, किसी के स्ट्रक्चर से आएगा। मैंने ऐसे ये सारे देख लो अपने पास, यहां पर मैं आंसर नहीं लिखूंगा यार, क्योंकि फायदा क्या है, फिर क्लास में बताया हुआ है, क्लास में कराया हुआ है, आप सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकाल लेते हैं, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, एक बंदा ऑक्सीडाइज होगा, एक बंदा रिड्यूस होगा। अब यहां पर एक स्टॉक नोटेशन एनसीईआरटी में है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉक नोटेशन क्या बोला जाता है कि भैया एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर्स, मतलब एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन, कोई भी एलिमेंट लिखा है, जैसे कार्बन लिखा है तो उसके बगल में 4 रोमन में लिख दिया जाए 4, तो समझ जाना कार्बन इस कंपाउंड में क्या है सर, +4 में है। अगर मैं कहीं लिख रहा हूं कार्बन +2 तो इसका मतलब कार्बन क्या हो जाएगा, उसमें +2 में होगा, कार्बन किस में होगा, +2 में होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉक नोटेशन। एनसीईआरटी में है, इसके ऊपर फॉर्मूलाज बनते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर में बेटा एनसीईआरटी खोल के साथ में लेते चलो, क्यों, क्योंकि यार अभी सी बात है ना बेटा, अब इसमें मैं न्यूमेरिकल्स, इसके अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप एनसीईआरटी देखेंगे आपको हर एक चीज मिलती चली जाएगी। और एनसीईआरटी तो लीजिए भाई साहब, इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री भी जुड़ चुकी है, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन की टाइट्रेशन, ये सब चीजें अभी आप जब रेडॉक्स की टाइट्रेशन ये सब करने जाएंगे, जब जो लोग स्कूल में हैं या जो लोग अपने कॉलेज में करते हैं, उनको पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बस तरीका पता होना चाहिए। कोई बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट हो टाइट्रेशन का, एक ही रूल लगता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का, अभी डिस्कस करेंगे। देखिए दो चीजें होती हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद रिड्यूस होता है, खुद को रिड्यूस करता है, अपने आप को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और जब खुद को रिड्यूस करेगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। कौन रिड्यूस होना चाहता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, जिसके एलिमेंट्स उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। सर वो लोग जो आराम से ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं, वो लोग किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर बोला जाता है ऑक्सीडेंट की तरह। वो लोग किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट की तरह। ये लोग किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा सर, जो खुद क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। कौन से लोग होंगे, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब उससे नीचे नहीं जा सकते, उससे नीचे रिड्यूस नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस है खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कंपाउंड्स विच कैन इजीली डोनेट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन डोनेट करता है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एलिमेंट्स के पास 3 टाइप की चीजें होती हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे हैं, मतलब वो उससे ऊपर नहीं ऑक्सीडाइज अपने आप को नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस उनके पास ऑप्शन क्या है, वो खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और इन दोनों के बीच में हो तो आप दोनों की तरह काम कर सकते हो, आप ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हो। तो कोई भी एलिमेंट, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर +7 पे है तो हमेशा क्या होगा सर, वो हमेशा खुद को रिड्यूस करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन क्लोरीन अगर -1 पे है, लोएस्ट पे है, तो लोएस्ट से क्या करेगा, हमेशा अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। लेकिन क्लोरीन अगर इन बिटवीन है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। पक्का, ये देख लो। अब मैं बात करूं एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो भैया स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जो एसिड की स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो किस पे डिपेंड करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो किस पे डिपेंड करेगी सर, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी सर, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा है तो मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। बेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपोजिट चलेगा।
दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट मास का। इक्विवेलेंट मास क्या है? तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इस रिएक्शन में, इस चैप्टर में एन फैक्टर का मतलब क्या है सर? ऑक्सीडाइजिंग, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कोई, तो ऑब्वियस है ऑक्सीडाइजिंग मतलब खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। एन फैक्टर मतलब कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। सर एन फैक्टर क्या है? जब भी आप कोई नई चीज, मतलब आपके पास 3 इस चैप्टर में आएंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, 3 इस चैप्टर में एन फैक्टर आ जाएंगे। एन फैक्टर इज नथिंग सर जिससे आप इक्विवेलेंट को रिलेट करते हो। इक्विवेलेंट मास क्या है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या कहा जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या बोला जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। हो गया। तो ये इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट आ गया। सर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यहां से यहां वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, एनसीईआरटी खोलिएगा। एनसीईआरटी पे प्लीज उस पे जितने भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी के दिए गए हैं प्लीज उसको एक बार हो सके तो उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएगा, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी के कभी भी नीट में पूछे जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। तो ध्यान सुनिएगा। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर नॉर्मल कॉम्बिनेशन और रेडॉक्स कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? तो यहां पर लिखा गया है सर नॉर्मल कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही होता है, A + B मिलेगा C हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक बात लिखी गई है कि साथ में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? चेंज करना चाहिए। अगर 2 लोग मिलकर तीसरा कंपाउंड बना रहे हैं तो उन दोनों में से कोई एक ना एक, या फिर दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। कोई एक या फिर दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, कोई दोनों एक दूसरे के एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर रेडॉक्स कॉम्बिनेशन बोले चाहे रेडॉक्स डिकम्पोजिशन बोले, ध्यान सुनिएगा, ये कौन सी कंडीशन है ये सब याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में हो सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ ले। रेडॉक्स डिकम्पोजिशन की बात करी जाए तो एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होके 2 कंपाउंड्स बना दे, उसी को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स डिकम्पोजिशन विथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डेफिनेशन याद रखिएगा, विथ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। A gives B + C, तो ऑब्वियस है B और C में से किसी एक को तो कम से कम एलिमेंटल फॉर्म में होना ही पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ यार रेडॉक्स डिकम्पोजिशन हो रही है, अदरवाइज फायदा नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता है, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एनसीईआरटी में P ब्लॉक में, S ब्लॉक में मिल जाएंगे, जिनमें से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ P ब्लॉक में, ग्रुप 17 इन सब में मिल जाएगा। तो रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट अपने पास इस तरह से आ जाएगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें आ जाएंगी। तो ट्राई कीजिएगा। 3 कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले से पता थे, ये 10th क्लास है। बस यहां पर एक ही कंडीशन लगी है कि यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन लगी है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो इस साल हम पढ़ते हैं, इस साल क्या पढ़ते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब कि सर एक ऐसा टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो और सेमी एलिमेंट क्या हो रहा हो? रिड्यूस हो रहा हो। सेमी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, सेमी एलिमेंट क्या हो रहा हो? रिड्यूस हो रहा हो, उसी को क्या बोल देंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब जहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपके P ब्लॉक में आ जाएंगे, D एंड F ब्लॉक में आ जाएंगे, जहां भी आ जाए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेरी तरफ से कि भाई ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं जहां पर क्या होगा? अच्छा, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, अगर इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कम प्रोपोर्शनेशन। क्या बोल देते हैं? कम प्रोपोर्शनेशन। टू शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कोई भी एलिमेंट ऐसे ही डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो कर सकता, उसके पास कम से कम 3 ऑक्सीडेशन नंबर होने चाहिए। जैसे मैं तुमसे पूछ दूं सोडियम क्या डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा? सोडियम के पास भैया क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? सोडियम क्या दिखा सकता है? +1 या फिर 0। सोडियम +1 और 0 दो ही दिखा सकता है। सोडियम कैन नेवर गो डिस्प्रपोर्शनेशन। जिंक दिखा सकता है? नहीं सर, जिंक भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि जिंक में भी 0 होता है और +2 होता है। लेकिन कॉपर दिखा सकता है? हाँ, कॉपर दिखा सकता है, 0 +1 +2। जिसके पास 3 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो दिखा सकता है। तो पहली कंडीशन ये है कि कम से कम 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो होने चाहिए। दूसरा सर, हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे क्लोरीन की बात करूं तो -1 से लेके +7 तक होता है। सर -1 नहीं दिखा सकता, क्यों? क्योंकि इससे नीचे जा नहीं सकता, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इट बिहेव्स एज सर रिड्यूसिंग एजेंट। ये देख लो, ये खुद को रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई ये क्या किसकी तरह बिहेव करता है? सर ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह।
सर बीच वाले शो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो दोनों काम कर सकते हैं। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, एक ही एलिमेंट रिड्यूस हो, तो वो ऐसी जगह खड़ा होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए जहां से वो ऑक्सीडाइज भी हो जाए, जहां से वो रिड्यूस भी हो जाए। अगर हाईएस्ट पे है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, लोएस्ट पे है तो भी ऑप्शन नहीं है। पक्का? तो डिस्प्रपोर्शनेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जहां एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, एक ही एलिमेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस, सेम एलिमेंट रिड्यूस होता जाएगा। पक्का? देखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट और डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। इंट्रामॉलिकुलर मतलब एक ही कंपाउंड, जैसे अभी पढ़ रहे थे, इंटरमॉलिकुलर मतलब सिंगल कंपाउंड ही क्या हो जाए, उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिकुलर। लेकिन अगर दो कंपाउंड्स मिलके कर रहे हो, अगर दो कंपाउंड्स मिलके ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हो, तो उसको क्या बोल देंगे? इंटरमॉलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के टोटल हम लोग अगर बात करें तो मेन 4 टाइप है। कौन कौन से? सर कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर उसके अलावा अगर फर्दर टाइप से डिवाइड किया जाए तो 2 टाइप और आएगा। जहां पर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उसको इंटरमॉलिकुलर बोलेंगे, और जहां एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है वहां पे इंट्रामॉलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये अपने पास टोटल रेडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन हो गई, स्टॉक नोटेशन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। भाई अब यहां पर एक बार अपने नोट्स को जरूर चेक करते रहिए कहां कहां तक आप पहुंचे। अब इसके बाद जो छोटी सी चीज बचती है वो क्या है? तो सर वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बेटा बेसिक 4 स्टेप्स की कहानी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करोगे। कहने को 2 मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर। रेडॉक्स रिएक्शन की जब भी बैलेंसिंग करते हैं एटम्स और चार्ज को कंजर्व किया जाता है। नॉर्मली आप जब क्लास 10 तक की बैलेंसिंग करते थे तो वहां पर आप सिर्फ एटम्स को बैलेंस करते थे, वहां चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं था। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में एटम्स एज वेल एज चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व। सर 2 तरीके हैं, हाफ रिएक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सर 2 मीडियम भी होते हैं, एसिडिक और बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, सेम। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एग्जाम हॉल में आप यही यूज कर पाओगे। हाफ रिएक्शन मेथड इज फॉर यूज, मतलब स्कूल के लिए ठीक है, बट हाँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप यूज करोगे एग्जाम हॉल में। कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना, आप एक आयनिक इक्वेशन लिख दीजिए, जो भी दिया गया है आयनिक इक्वेशन लिखिए, और उसमें बाकी एटम्स को बैलेंस कर दीजिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन +1 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब H+ दिया है और ऑक्सीजन -2 दिया है, उसको छोड़ के बाकी लोगों को बैलेंस कर दीजिए। मतलब क्रोमियम, मैग्नीज, सल्फर, ये सब जितने भी दिए गए हैं उन सबको बैलेंस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 10th क्लास में करते थे वैसे ही बैलेंस कर दीजिए, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिएगा। आपको कोई भी आयनिक इक्वेशन दी गई उसको लिखिए, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी लोगों को। हाइड्रोजन अगर +1 में नहीं दिया है तो फिर सोचना पड़ेगा, ऑक्सीजन अगर -2 में नहीं दिया है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अगर +1 में नहीं दिया है तो इसका मतलब वो नॉर्मल स्टेट नहीं है। हाइड्रोजन नॉर्मली जनरली +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, जो हम लोग लेके चलते हैं। नहीं दिया तो फिर उसको बैलेंस अलग से करेंगे। आपको कुछ एग्जांपल्स कराए गए हैं क्लास में, आप जाके देखिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्वेश्चन कराया गया है। सेकेंड थिंग, पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप, ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कीजिए और इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है। अच्छा एक चीज और, जब ये इंक्रीज और डिक्रीज काउंट करते हैं बेटा तो नोट्स देखना, जहां पर 2 एटम है ना, दोनों के एटम्स का लेते हैं। ऐसा नहीं लेंगे क्रोमियम का एक एटम में 3 का चेंज हो रहा है और 2 एटम दिया है तो 3 ही मान के चले, नहीं, एक एटम में 3 का चेंज हो रहा है। अगर रिएक्टेंट साइड 2 एटम है या प्रोडक्ट साइड 2 एटम है तो हम टोटल कितना लेंगे? 6 लेंगे। क्यों? क्योंकि सर दोनों साइड ऑब्वियस है, क्रोमियम एक क्रोमियम का चेंज 3 का है, 2 क्रोमियम में कितने का हो जाएगा? 6 का। तो इंक्रीज और डिक्रीज काउंट करना है और उनको मेक देम इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल नंबर। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल बनाना है, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स, जो भी करना होगा। आप नोट्स देख रहे होंगे, आपको पता चल जाएगा। सर पहला स्टेप इक्वेशन लिख दीजिए, बाकी सबको बैलेंस कीजिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर कीजिए। थर्ड स्टेप चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग H+ इन एसिडिक मीडियम, बाय एडिंग H+ इन एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल, और OH- इन बेसिक मीडियम। याद रखिएगा H+ इन एसिडिक मीडियम, OH- इन बेसिक मीडियम। H+ ऐड करेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड चार्ज काउंट कीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में आपको चार्ज भी बैलेंस करना होता है, इसीलिए ये क्लास 10th वाली बैलेंसिंग से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि यहां चार्ज भी बैलेंस होता है, H+ और OH-। H+ ऐड करेंगे एसिडिक मीडियम में, OH- ऐड करेंगे बेसिक मीडियम में। H+ ऐड करेंगे एसिडिक मीडियम में, OH- ऐड करेंगे बेसिक मीडियम में। एंड द लास्ट स्टेप,
बाकी सब कुछ बैलेंस हो गया तो बस एक बार काउंट कर लो कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन है, जितना ऑक्सीजन बचा होगा उतना H2 ऐड कर देना, जितना ऑक्सीजन बचा हो जितना हाइड्रोजन बचा हो उतने नंबर ऑफ H2 ऐड कर देना बस। सर पूरी रिएक्शन की बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर की बैलेंसिंग सिर्फ 4 स्टेप, पहला 2 स्टेप तो एक ही है लेकिन उसको मैंने अलग अलग लिख दिया है। ऐसे मेनली ये दोनों स्टेप मिला दो, सिंपल सा आयनिक इक्वेशन लिखो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करो, इंक्रीज और डिक्रीज काउंट करो, बाकी लोगों को एटम्स को बैलेंस कर लो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, किसी भी टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। हाँ कुछ कुछ जगह पे जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो वहां पे हमने पढ़ा भी था क्लास में, कॉमन सेंस यूज करना है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि एक ही रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट दे रहा है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मल्टीप्लाई रिएक्टेंट साइड मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस एक ही रिएक्टेंट है, पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। एक बार डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग अपने नोट्स में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा पक्का। चलो अब बात करें एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस अगर रिडॉक्स रिएक्शन अगर कहीं भी पढ़ते हैं जैसे डी ब्लॉक में आते हैं MnO4, अब MnO4 माइनस है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7, एसिडिक मीडियम Mn+2 जाता है, कितने का चेंज आ रहा है सर +5 का, तो सर इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा मोलर मास बाई 5। सर यहां पर कितने का +7 है, वीक अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में कितने का चेंज आ रहा है 3 का, बेसिक मीडियम में कितने का चेंज आ रहा है 1 का। तो सर ये फैक्टर्स देख लीजिएगा, एन फैक्टर मतलब कि सर कितने का चेंज आ रहा है। अगर कोई ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा तो एन फैक्टर मतलब सर उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ड्यूरिंग रिडक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा बैलेंस्ड होता है, इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा इक्वल होगा। किसी भी टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन हो, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल पक्का। तो पहला चीज रिडॉक्स रिएक्शन का ये देखो डी एंड एफ ब्लॉक में आएगा, ये सारी चीजें आपको तो वहां से आप यहां से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज अगेन नथिंग नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, या फिर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम बोल देते हैं। नॉर्मलिटी भी यहां से चेक कर सकते हैं, नॉर्मलिटी क्या होती है। तो सर नॉर्मलिटी हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज के टाइम पे अब सिलेबस से बाहर है लेकिन हाँ अभी भी कहीं कहीं मिल जाता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर बोल दिया जाता है। तो नॉर्मलिटी को इस तरह से काउंट करेंगे, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर कर दीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे। सर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी टाइप की रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है इक्वल हो या ना हो, लेकिन एक चीज इक्वल है क्या, कि सर सबके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, कितने भी रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होना गारंटी नहीं है लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल जरूर होंगे, यही हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है। और इसका यूज करके रिडॉक्स में टाइट्रेशन जबरदस्त तरीके से किया जाता है। जब भी आपको एसिड बेस का टाइट्रेशन मिले एक चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एसिड और बेस का हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई भी मतलब एसिड बेस ना दे, कोई भी रिएक्शन किया जाएगा, जैसे मान लो मैग्नीज का पर मैग्नेट का कर रहे हैं, जैसे यहां पर मैग्नेट लिखा हुआ है, सेल्फ इंडिकेटर है। आयोडीन क्या करता है, ब्लू कलर देता है विथ स्टार्च। ये सब छोटी छोटी बातें दी गई हैं, ये सब एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। आप एक्सपेरिमेंटल जब आप एक्सपेरिमेंटल फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे वहां पर आपको दिख जाएगा। आजकल के टाइम पे लैब मैनुअल आप सब लोग जानते हैं, एनसीईआरटी ने रिलीज किया हुआ है, वहां देखेंगे आपको सिर्फ एक चीज सिखाई जाएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कर दो, इक्वल कर दो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल हुए मतलब समझ जाना सर आपका टाइट्रेशन सक्सेसफुल है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल से कोई लेना देना नहीं होता पक्का। तो रिडॉक्स रिएक्शन में मेजर 3-4 ही कॉन्सेप्ट हैं और ट्राई कीजिएगा खासकर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, कि इसको तो पक्का ही अच्छे से रिवाइज किया जाए, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा टॉपिक था, क्लास में भी बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत छोटा सा मतलब मुझे लगता है कि सबके 2 से 3 लेक्चर 4 लेक्चर में खत्म हो जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का समरी लेक्चर भी छोटा होगा। दूसरी चीज़, इससे सर सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और बोलते ना आगे वाले रिएक्शंस थर्मोडायनेमिक्स में इन सब जगह बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है। तो कोशिश कीजिएगा जब फाइनल एग्जाम आता है नीट का तो वहां पे अच्छे से यूज किया जाएगा इसको। हाँ कुछ नोट्स में और ऐड करना है, देखो मेरे हिसाब से मैंने अपने नोट्स बना के आपको ये समराइज किया हुआ है। अगर किसी को कुछ लगता है इसमें और ऐड करना है तो प्लीज आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि देखो मेरी तरफ से मुझे ये लगा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट ऐड करना है, ये बस एक तरीका है इसने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कम टाइम में समराइज करने का। अगर आपको लगता है कुछ और ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।